जब दुनिया को सड़क का मतलब नहीं पता था, तब हमारे यहाँ ग्रिड सिस्टम पर आधारित पक्की सड़कें और ढकी हुई नालियाँ थी। अनजाने में हमने इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दिया था। मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर होते थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ लंदन और पेरिस जैसे शहर तो दूर, वहाँ घने जंगल थे। पूरी दुनिया में लोग अभी भी गाँव में मिट्टी के घरों में रहना सीख रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त आज के भारत और पाकिस्तान के बीच पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपनी तकनीक में 21वीं सदी को टक्कर दे रही थी। क्या आप यकीन करेंगे कि जब पूरी दुनिया खुले में शौच कर रही थी, तब हमारे पूर्वज फ्लश टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। जब दुनिया को सड़क का मतलब नहीं पता था, तब हमारे यहाँ ग्रिड सिस्टम पर आधारित पक्की सड़कें और ढकी हुई नालियाँ थी। हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का। आखिर वे लोग कौन थे? वे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से लाए थे? और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई? आज हम उस खोए हुए स्वर्ग के दरवाजे खोलेंगे और उन ईंटों की कहानी सुनेंगे जो आज भी हमें कुछ कहना चाहती है। इस महान सभ्यता की खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प और थोड़ी दुखद है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, कराची और लाहौर के बीच, तो इन्हें हड़प्पा नाम के एक गांव के पास पुरानी ईंटों का एक ढेर मिला। अंग्रेजों को लगा कि यह कोई पुरानी किला या खंडर होगा। उन्होंने बिना सोचे समझे उन अनमोल ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे पत्थर की जगह बिछा दिया। अनजाने में हमने इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दिया था। लेकिन 1920 के दशक में जब दयाराम साहनी और लखाराम दास बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई शुरू की, तो उनके होश उड़ गए। जमीन के नीचे सिर्फ ईंटें नहीं थी, बल्कि पूरा शहर दफन था। और यह शहर 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 4000 से 5 साल पुराना था। जॉन मार्शल ने जब 1924 में पूरी दुनिया को बताया कि भारत में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो मिस्र के पिरामिडों जितनी पुरानी है, तो पूरी दुनिया का इतिहास हिल गया। अब तक लोग मानते थे कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण या वेदों से शुरू होता है, लेकिन इस खोज ने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। अब जरा उन शहरों के अंदर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अगर आप आज किसी मॉडर्न टाउन प्लानर के वहाँ ले जाए तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 4500 साल पहले उन लोगों ने शहर बसाने से पहले प्लानिंग की थी। उनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे। और कमाल की बात यह है कि कश्मीर से लेकर गुजरात तक हर शहर में ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। इसका मतलब है कि उनके पास एक केंद्रीय सरकार या स्टैंडर्ड सिस्टम था। और सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी उनका ड्रेनेज सिस्टम। नालियाँ, हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए पाइप होते थे जो गली की मुख्य नाला से मिलती थी, और वो नालियाँ पत्थरों से ढकी होती थी ताकि बदबू न फैले और बीमारियां न हो। नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में मेन हॉल बनाए गए थे। जरा सोचिए, आज भी हमारे कई शहरों में बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन सिंधु घाटी के इंजीनियर ने पानी के बहाव का इतना सटीक हिसाब लगाया था कि शहर कभी डूबते नहीं थे। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब मिला है जिसे हम द ग्रेट बाथ कहते हैं। यह कोई आम तालाब नहीं था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी
ताकि पानी रिसे नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी राजा की निजी स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होने वाला सार्वजनिक सागर था। और यहीं से हमें इस सभ्यता से सबसे अनोखी बात पता चलती है। दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में, जैसे मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड राजाओं के लिए बनते थे, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर होते थे, लेकिन सिंधु घाटी में हमें न कोई भव्य महल मिला है, न कोई बड़ा मंदिर, और न ही किसी राजा की बड़ी मूर्ति। हमें मिला है तो बस यह आम लोगों का शहर। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ राजाओं का राज नहीं था, बल्कि शायद व्यापारियों का चुनिंदा लोगों का एक समूह राज करता था, जो आम आदमी की सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देता था। यह एक समतावादी समाज जैसा लगता है, जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी नहीं थी। एक और बात जो इस सभ्यता को दुनिया से अलग बनाती है, वह है हथियारों की कमी। खुदाई में हमें तलवारें, ढाल या बड़े हथियार बहुत कम मिले हैं। हमें हजारों मुहरे, खिलौने, जेवर और बर्तन मिले, लेकिन युद्ध के निशान नहीं मिले। इससे लगता है कि ये लोग बहुत शांति प्रिय थे। इनका पूरा ध्यान व्यापार पर था, और व्यापार भी छोटा मोटा नहीं। उनकी मुहरे सुदूर मेसोपोटामिया तक मिली है। वे नावों के जरिए समुद्र पार करते थे, और लेथल, गुजरात जैसे दुनिया का पहला डाययार्ड बंदरगाह उन्होंने ही बनाया था। और अगर आप इनके लाइफ स्टाइल की बात करें तो वे लोग फैशन के बहुत शौकीन थे। खुदाई में लिपस्टिक, काजल, हाथी दांत की कंघियाँ और तांबे के दर्पण मिले। डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति को देखिए, उनके हाथ में ढेर सारी चूड़ियां हैं, जो आज भी राजस्थानी या गुजराती महिला पहनती है। वे सूती कपड़े पहनते थे, शतरंज जैसे खेल खेलते थे, और उनके बच्चे के पास मिट्टी के ऐसे खिलौने थे जिसके सिर हिलते थे या जिससे सीटी बजती थी। वे जिंदगी को जीना जानते थे। इस सभ्यता का सबसे बड़ा दर्द यह है कि यह गूंगी है। हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों मुहरें हैं, जिन पर कुछ लिखा है। मछली का चिन्ह है, पेड़ का चिन्ह है, एक सिंह वाला जानवर का चिन्ह है। लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी आज तक दुनिया का कोई भी कंप्यूटर या वैज्ञानिक उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाया है। मिस्र का इतिहास इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उनकी भाषा हायरोग्लिफ्स पढ़ सके। लेकिन सिंधु घाटी के लोग क्या सोचते थे? उनके भगवान का नाम क्या था? उनके राजा कौन थे? यह सब उन लिपि के पीछे लॉक है। जिस दिन हम उस भाषा को पढ़ लेंगे, उस दिन भारतीय इतिहास की किताबें, भले ही हम उनकी भाषा न समझ पाए हो, लेकिन उनके चिन्ह आज भी हमारे साथ है। खुदाई में एक मुहर मिली है जिसे पशुपति सील कहते हैं। इसमें एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 मुख हैं और वह जानवरों से घिरा है। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव पशुपतिनाथ का सबसे पुराना रूप मानते हैं। शिवलिंग जैसी आकृतियाँ, पीपल के पेड़ की पूजा, स्वस्तिक का चिन्ह और यहाँ तक कि नमस्ते करने की मुद्रा, ये सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही विरासत में मिली है। जो लोग कहते हैं कि यह सभ्यता खत्म हो गई, वे शायद गलत हैं। यह सभ्यता खत्म नहीं हुई है, यह ट्रांसफॉर्म हो गई है। हम आज भी वही ही गहने पहनते हैं, वैसे ही मटकों में पानी पीते हैं,
और वैसे ही आध्यात्मिक बातें मानते हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने वैज्ञानिक को दशकों से परेशान कर रखा है। इतना विकसित शहर वीरान कैसे हो गया? 1900 ईस्वी के आसपास शहर खाली होने लगे थे। पहले एक थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, जिसमें कहा गया था कि बाहर से आए लोगों ने हमला करके सबको मार डाला। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान और डीएनए टेस्ट ने इस थ्योरी को काफी हद तक खारिज कर दिया, क्योंकि युद्ध के कोई बड़े सबूत जैसे हजारों कंकाल नहीं मिले। अब सबसे सटीक थ्योरी है जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी, जिसके किनारे इस सभ्यता के ज्यादातर शहर बसे थे, वह सूखने लगी थी। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। बारिश कम हो गई और जमीन बंजर हो गई। जो शहर व्यापार और खेती पर चलते थे, वे भूख से मरने लगे। लोग मजबूर हो गए बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए और गांव में बस गए। शहरीकरण खत्म हो गया और लोग वापस ग्रामीण जीवन में लौट आए। यह किसी एक दिन की घटना नहीं थी। यह 100-200 सालों तक चलने वाली धीमी मौत थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक सबक भी। चेतावनी यह है कि चाहे आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न हो, अगर प्रकृति रूठ जाए तो बड़े से बड़ा साम्राज्य धूल में मिल जाता है। जलवायु परिवर्तन ने उन्हें खत्म कर दिया और आज हम भी उसी खतरे का सामना कर रहे हैं। और सबक यह है कि 5,000 साल पहले भी हमारे पूर्वज शांति, सफाई और व्यापार के महत्व को समझते थे। आज जब हम स्वच्छ भारत या स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है। मोहनजोदड़ो की वो खामोश गलियां आज भी हमसे पूछ रही है कि हमने तरक्की तो की, लेकिन क्या हम उनसे बेहतर इंसान बन पाए? अगर आपको हमारे इतिहास की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सिंधु घाटी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है। क्या हम कभी इनकी लिपि पढ़ पाएंगे? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।